ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है एंड आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। बेसिकली बच्चों, गैल्वेनोमीटर का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कौन सा पार्ट पढ़ चुके हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आपको याद होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट के चैप्टर में, तो उसमें हम लोगों ने कुछ मेजरिंग डिवाइसेस सीखा था, जिसमें पहले तो रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस सीखा था। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 मेजर पैरामीटर्स थे, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इन 3 मेजर पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हुए डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें पहला डिवाइसेस हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, है ना, मीटर ब्रिज पढ़ा था, केल्विन मीटर ब्रिज पढ़ा था, है ना। ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए डिवाइसेस था। एंड उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा-सा और बात को आगे बढ़ाया, एक पोटेंशियोमीटर सीखा। पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ ए बैटरी, टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी और सेल आप कह सकते हो, वो मेजर कर रहे थे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर पा रहे थे उससे। उसके बाद में हम लोगों ने वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस अलग से पढ़ा था। उसके बाद में सबसे पहले गैल्वेनोमीटर पढ़ा हम लोगों ने। एंड गैल्वेनोमीटर के जाना था कि बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस कह सकते हैं, मेजरिंग डिवाइस नहीं कहेंगे। इस सर्किट में करंट डिटेक्ट करने के लिए या वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी गैल्वेनोमीटर के सुटेबल कैलिब्रेटेड स्केल की मदद से हम लोग कभी एज ए करंट मेजरिंग डिवाइस, कभी एज ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस करते थे। सीरीज में ऐड करते थे तो करंट मेजरिंग डिवाइस करता था, वोल्टेज में कहते थे, सो पैरेलल में ऐड करते थे, ज्वाइन करते थे तो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कहते थे, है ना। लेकिन ये डिटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होता था। ये एक फुल स्केल रेंज, यानी बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी हम लोग कहते थे माइक्रो एम्पियर में। यानी माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। कर तो सकता है, लेकिन ये जो इसकी जो बेसिकली जो सस्पेंशन स्प्रिंग रहता है, वो फॉस्फो ब्रॉन्ज वायर आगे हम लोग देखेंगे, उसमें जो वो इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता है कि नहीं। इससे ज़्यादा बना डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर नहीं बनता है मार्केट में। सो माइक्रो एम्पियर और मैक्सिमम आप कह सकते हैं समथिंग सम वेरी फ्यू मिलीमीटर मिली एम्पियर के रेंज में वो मेजर कर सकता है। तो सवाल ये था कि बड़े अमाउंट ऑफ करंट कैसे मेजर किया जाए, है कि नहीं, बड़े अमाउंट ऑफ कैसे मेजर किया जाए। तो इसी को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था, है कि नहीं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, अमीटर बना दिया था, है कि नहीं। सनटेड रजिस्टर, सनटेड गैल्वेनोमीटर की बात किया था हम लोगों ने, कि नहीं, एक पैरेलल में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया था एंड वहां से मैक्सिमम करंट पास कर देते थे, गैल्वेनोमीटर से कम प्रेस कर, जो ओवरऑल सिस्टम था उसको अमीटर बोल देते थे। उसी तरह एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर दिया था, तो वोल्ट मीटर बड़ा बन गया था। वोल्ट मीटर का रेंज इंक्रीज रेंज वाला, मतलब बहुत जितना रेंज का चाहे उतना रेंज का हम लोग बना सकते थे वोल्टेज मेजरिंग के लिए। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत सारा तो वहाँ पे हम लोग चीजें जानते ही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर में भी अगर जब हम लोग बातें करेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या चीजें पढ़नी। तो गैल्वेनोमीटर तो समझिए क्या है। तो एक बात तो सामने, गैल्वेनोमीटर एक फंडामेंटल डिवाइस है ना, फंडामेंटल डिवाइस है जो कि करंट और वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि नहीं। अब यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है वो समझना है आपको जरा सा। तो यही हम लोग जाने हैं कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है। एंड उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आ गए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन एंड करंट में रिलेशन आ गया, या आप कह सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। किसी भी डिवाइस की सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। एंड इसका जो और भी पैरामीटर्स तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ पे, है कि नहीं। इसमें एरर क्या आता है, एरर इन मेजरमेंट्स, ये तो हम लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में देखा, एरर इन मेजरमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर, क्या एरर आता है इसमें जैसे ही हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो वो पार्ट नहीं है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन पार्ट हम लोगों को सीखना है कि नहीं, और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन जो पैरामीटर है वो हमें सीखना है जरा। तो चलिए बच्चों, इसमें क्या है जरा देख लीजिए, क्या क्या है यहाँ पे। पहले मैं आपके पास दो फिगर रखता हूँ, एक ये भी क्रॉस सेक्शन ही है, ये भी एक क्रॉस सेक्शन है, ये भी एक क्रॉस सेक्शन है। एक आप कह सकते हैं टॉप व्यू है, एक साइड व्यू है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे टॉप व्यू है, एक फ्रंट व्यू है, इस प्रकार कह सकते हैं आप। अब देखिए, एक नॉर्थ पोल है एंड एक साउथ पोल है ना। यानी ये दो परमानेंट, दो एक परमानेंट, ये परमानेंट मैग्नेट्स है, सेट ऑफ मैग्नेट्स है, जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी रेडियल का क्या मतलब है, जरा बात को समझिए। जो ये एक परमानेंट मैग्नेट रहता है, एक आयरन कोर होता है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है, एंड उस पे ढेर सारा क्वाइल बांधा रहता है, कि नहीं, क्वाइल बांधा रहता है। आपके जनरली कॉपर क्वाइल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप मान लीजिए कोई एक कंडक्टिंग क्वाइल इस्तेमाल वहां पे है कि नहीं। और उस कंडक्टर क्वाइल में हम लोग क्वाइल क्वाइल है, ये है, एक पॉइंटर है यहाँ पे,
और एक यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जरा बात को समझिए, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ये स्प्रिंग लगाते हैं, ये एक वायर भी बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा वायर क्वालिटी का वायर होता है ये, इसको हम लोग स्प्रिंग बोल देते हैं या सस्पेंशन बोल सकते हैं हम लोग। अब ये जो चीजें हैं ये मिलके बनता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अब बेसिकली इसमें सभी चीजों का आप बात करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन का तो सबसे पहला जो होता है परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट, अब परमानेंट मैग्नेट का काम क्या है जरा बात को समझिए। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब है फॉर्म्स, इनका जो काम है, इनका क्या करना है, स्टैब्लिश करेंगे, स्टैब्लिश द रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड आप कोर कहेंगे एंड कॉइल कहेंगे। कॉइल कोर पे बांधा रहता है एंड कॉइल, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। सो प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड, टू द फील्ड, इसी को रेडियल फील्ड, ये यही मैग्नेट रेडियल फील्ड डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल का टास्क होता है, वहीं वहां पे अरेंजमेंट बनाया जाता है। सर ये अभी परपेंडिकुलर का पैरेलल, सो प्लेन के पैरेलल होगा और उसका जो एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर तो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है तो परपेंडिकुलर होगा। ये कोर का काम क्या रहता है, पहला काम तो उस पर बाउंड बाउंड होता है, ये आप कह सकते हैं कि हम लोग कॉइल को बाउंड करते हैं। दूसरा काम क्या रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। सो मैक्स मैक्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर बनाता है, ये मेन चीज। अब ये जो इसमें है स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग का काम क्या रहता है, स्प्रिंग कहिए या सस्पेंशन कहिए या फॉस्फोब्रोंज वायर कहिए, ये स्प्रिंग का काम क्या होता है, तो बेसिकली स्प्रिंग का काम क्या रहता है, डिफ्लेक्शन को बैलेंस करता है। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है जानेंगे हम लोग। सो बैलेंसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टॉर्क। एंड यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है, आप अब देख लीजिए फिगर, एक पॉइंटर रहता है और एक कैलिब्रेटेड स्केल रहता है, जिसकी वजह से हम लोग जब देखते हैं, आप देखेंगे कोई भी अमीटर या वोल्टमीटर हमारे घरों में स्टेबलाइजर्स वगैरह में लगे रहते हैं, तो वो जो पॉइंटर है जहाँ पे जाता है जो दिखाता है समथिंग एम्पियर, तो ये कैसे काम करता है और कैलिब्रेटेड स्केल कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा डिटेल में यहाँ पे करेंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपने देख लिया कि इसमें एक आगे आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें पॉइंटर रहेगा, इसमें कैलिब्रेटेड स्केल रहेगा, कैलिब्रेटेड स्केल रहेगा, कैलिब्रेटेड स्केल रहेगा। अब इस चीजों को हम लोग देखेंगे। अब यहां पे प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ये है, यहां पे प्रिंसिपल ये है कि जब हम इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ, इस कॉइल में सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को पास करते हैं, इस कॉइल में जब हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को पास करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। जब सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को पास करते हैं तो ये कैसे हो जाता है, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम पहले से ही जानते हैं, वही मैंने बोला, ये भी पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द नेट टॉर्क एंड दिस टॉर्क इज गिवन बाय NIA क्रॉस B, NIA क्रॉस B। आपको याद होगा NIA क्रॉस B, दिस टॉर्क इज एक्सपीरियंस इज गिवन बाय NIA क्रॉस B। अब ये NIA क्रॉस B टॉर्क है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है और इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करता है, और ये जब कॉइल रोटेट करता है तो इससे ज्वाइंट जो ये वाई, इससे जो ज्वाइंट ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी रोटेट होता है कि नहीं। और ये पॉइंटर रोटेट होता है, मान लीजिए कि इतना करंट पे इतना रोटेशन हो गया, इतना पॉइंट पे इतना रोटेशन हो गया, तो उसके हिसाब से कैलकुलेटर इतना अमाउंट ऑफ इसमें करंट है कि नहीं। तो 21 प्रिंसिपल में पाया गया, ये पाया गया है कि जब ये अमाउंट ऑफ करंट इसमें पास किया जा रहा है आई, तो इसकी वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है टाउ, टाउ
टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, और इस टॉर्क एक्सपीरियंस की वजह से कॉइल में डिफ्लेक्शन आ रहा है एंगल थीटा, या आप कहिए एंगल फाई। सो दिस अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज फाई। और इसी प्रिंसिपल की मदद से, यही प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल की मदद से, हम लोग बता पाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ करंट है। जैसे कैलिब्रेटेड स्केल क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कि आई हमने 1 एम्पियर किया और डिफ्लेक्शन दिखाया थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, ऐसा कैलिब्रेटेड स्केल बना दी, डिफ्लेक्शन दिखाया, तो ये 1 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे हमने 1 एम्पियर लिख दिया। और मान लीजिए कि 5 एम्पियर पे 2 डिग्री दिखा रहा है, तो 5 एम्पियर में ये 2 डिग्री दिखा दिया। इस तरीके के स्केल हम लोग वहां पे बना देते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग कॉइल, ये प्रिंसिपल है, इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। अब सवाल है कि वर्किंग कैसे है और कैसे ये चीजें दिखाता है। तो चलिए इसमें वर्किंग देख लेते हैं हम लोग। वर्किंग ऑफ galvanometer, working of galvanometer, working of galvanometer। अब जरा देखिए यहां पे वर्किंग कैसे है। सबसे पहली बात तो यहां पे करंट पास होता है, वर्किंग की बातें, यहां पे करंट पास होगा, करंट पास होगा तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है नहीं। तो चलिए, व्हेन I amount of current pass through the moving coil, it experiences a torque, and the coil rotates about central axis. The coil rotates about its central axis. About its central axis. The torque is given by, अब यही टॉर्क का एक लंबा सा कैलकुलेशन होता है जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो टॉर्क हम लोग निकाल चुके हैं। ये टॉर्क होता है एन आई ए क्रॉस बी। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आई और ए क्रॉस बी को लिखेंगे ए बी साइन थीटा, जहां थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर। ऑलरेडी जानते हैं 90 डिग्री है, क्योंकि प्लेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया गया है वहां पे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही है कि प्लेन के रेडियल है, तो अलोंग द प्लेन है, ऑलवेज अलोंग द प्लेन है, वो कैसे भी रोटेट करे ऑलवेज अलोंग द प्लेन है, यही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है। तो ऑलवेज एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, sin थीटा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की अगर बात हम लोग करें, सो एन आई ए बी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी वजह से उस कॉइल में रोटेशन आता है, तो डिफ्लेक्शन आता है, उस शब्दों में कहेंगे, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्सिंग टॉर्क। सो इट इज known as deflecting torque, that is tau d will be equal to tau and will be equal to n I a b। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का आपको इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब जब ये डिफ्लेक्शन आता है और उससे पॉइंटर कनेक्टेड रहता है, मूव करता है, वो अलग बात है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन आ रहा है जो कंटिन्यूअस होते जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टॉर्क है। आप देखिए ना, ये कांस्टेंट टॉर्क है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है जो फ्लो हो रहा है, वो तो फ्लो हो ही रहा है वहां पे, और ए एरिया है तो एरिया कॉइल का बदल नहीं रहा है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, वो तो बदल ही नहीं रहा है कोई चीज। इसमें से सभी चीजें आई को छोड़कर कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, बदल नहीं रहा है, और आई जो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट दे रहे, तो ये कांस्टेंट टॉर्क है। अब ये कांस्टेंट टॉर्क जब मूव करते जाएगा और डिफ्लेक्शन तो फुल स्केल हो जाएगा, फिर कैसे? तो इसके लिए वहां पे एक स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। वो स्प्रिंग का काम क्या रहता है, जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका कॉइल है और ये ऐसे रोटेट किया, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फिक्स है, एक फिक्स है, एक भी,
तो ये जब ऐसे रोटेट होता है तो ये स्प्रिंग ट्विस्ट होता है, और जैसे ही स्प्रिंग ट्विस्ट होता है इसकी डिफ्लेक्शन क्या करता है, अपोज, है कि नहीं, और सर्टेन इंस्टेंट पे जाके इसको स्टॉप कर देता है, सर्टेन इंस्टेंट पे जाके इसको स्टॉप कर देता है। कब स्टॉप करता है, तो अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे हम लोग कहेंगे व्हेन डिफ्लेक्शन, when coil rotates, when coil rotates, it is opposed by the spring or suspension, you can say that spring fitted in the system, fitted in the system, oppose करेगा with a torque. अब a force can be opposed by a force. In a similar manner, a torque can be opposed only by a torque. So a spring fitted in the system with a torque known as restoring torque, known as restoring torque, known as restoring torque. अभी रिस्टोरिंग टॉर्क, तो जैसे इसे मूव करता है, 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 एंड ये पाया गया है क्या, एंड ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, इट इज also found that also found that the restoring torque offered by spring is directly proportional to the amount of deflection in the coil. तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है जिसको हम लोग बोलेंगे टाउ सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग फाई बोल रहे हैं। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग फाई बोलेंगे, और ये के बोलेंगे। तो ये के को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहिए, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट कहिए, स्टिफनेस कांस्टेंट कहिए, हम जानते हैं स्प्रिंग के केसेस में। एंड और यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया जाता है टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग नाम देंगे, है कि नहीं, दिस टर्म। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है कि जैसे ही कॉइल रोटेट करना चालू किया वैसे ही स्प्रिंग अपोज करना चालू किया, एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम रीचेज this whole deflecting torque is counterbalanced by restoring torque, और वहां पे पॉइंटर स्टॉप हो जाता है, वहां पे पॉइंटर स्टॉप हो जाता है, और उसी स्टॉपिंग पॉइंट पे, यानी जिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे वहां पे स्टॉप हो रहा है, उसी स्टॉपिंग पॉइंट पर कैलिब्रेटेड करके जो करस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड अमाउंट ऑफ करंट है वहां पे कैलिब्रेट कर दिया जाता है। तो एट सर्टेन पॉइंट of time, at certain point of time, when equilibrium reaches the whole deflecting torque is counterbalanced by restoring torque। मतलब अमाउंट इक्वल होगा ना अपोजिट होगा, दैट इज वी कैन से दैट द अमाउंट विल बी इक्वल, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था NIAB, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था NIAB एंड ये था K इंटू 5। यहां से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आया NIAB विल बी इक्वल टू K इंटू 5। तो यहां से आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा NIB अपॉन K। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू NAB अपॉन K
इंटू आई, है कि नहीं। और यहाँ से कहते हैं, यही प्रिंसिपल को यहाँ पे प्रूव करता है कि यहाँ पे कहते हैं दैट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द कॉइल। क्यों? क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, कंस्ट्रक्टिव पैरामीटर है, a तो एरिया ऑफ द कॉइल है, b मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, k तो कांस्टेंट है, टॉर्सो कांस्टेंट है। ये सभी चीजें ऑलरेडी आपने डिवाइस में कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ये कोई इसमें डायनामिक पैरामीटर नहीं है, सब आप कह सकते हैं स्टैटिक पैरामीटर। वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स किसी अगर डिवाइस को बना दिया है तो फिक्स्ड हो गया है, एरिया ऑफ द कॉइल भी फिक्स हो गया है, परमानेंट मैग्नेट डाल दीजिए उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू फिक्स हो गया, स्प्रिंग लगा दिया तो उसका सर्टेन स्प्रिंग टॉर्सो कांस्टेंट है वो भी फिक्स हो गया। बस आई यहाँ पे चेंज करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट डाल रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितना अमाउंट ऑफ करंट होता है उसी के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन होता है, और उसी की हेल्प से एक कैलिब्रेटेड स्केल वहां पे लगा दिया जाता है जो कि दिखाता है सर्टेन एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड समथिंग एम्पियर। वही आपको गैल्वेनोमीटर या अमीटर में शो करता है कितना अमाउंट ऑफ करंट आपको दिख रहा है। सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। अब एक पैरामीटर यहाँ पे यूज किया जाता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसको बोला है? किसी भी डिवाइस का सेंसिटिविटी क्या बोला जाता है? सेंसिटिव मतलब क्या होता है? तो कहा जाता है सेंसिटिविटी मतलब कितना लेस अमाउंट ऑफ उस चीज को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, इसको उसको सेंसिटिव, ज्यादा से मोर सेंसिटिव होते हैं। मतलब कहते हैं कि somebody इज वेरी मच सेंसिटिव, मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है कि नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, वो सेंसिटिव उसको बोलते हैं। उसी तरह डिवाइसेस में भी, डिवाइसेस की भी सेंसिटिविटी होती है कि किसी डिवाइस, मान लीजिए कि सर्टेन डिवाइसेस है और हमने 0.5 एम्पियर दे दिया, कुछ दिखाई नहीं रहा डिफ्लेक्शन, 1 एम्पियर दे दिया डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, 5 एम्पियर पर उसको पता चल रहा है कि डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 एम्पियर उसमें डाल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, मतलब एरर है, 1 एम्पियर को नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई कोई डिवाइसेस है 0.0001 एम्पियर भी डाल रहे हैं और वो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं वहां पे, तो मोर सेंसिटिव है कि नहीं। तो कैसे ये जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम अमाउंट ऑफ करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो मोर सेंसिटिव कहेंगे। तो डिफाइन कैसे किया जाता है? द amount of deflection that is phi per unit current, that is I, is defined as sensitivity of the galvanometer, of the sensitivity of the galvanometer, sensitivity of the galvanometer, है कि नहीं। तो यहां से चूंकि हमारे पास फाई का वैल्यू है NIA, है ना, NIA ना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे NAB लिखेंगे, NAB अपॉन K इंटू आई। यहां से आपको सेंसिटिविटी दैट इज फाई अपॉन आई कहिए तो क्या हो जाएगा NAB अपॉन K, या आप इसको रेट चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट चेंज इन करंट भी d5 अपॉन डी भी कर सकते हैं। सो NAB K, ये जो एक्सप्रेशन है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड ए डिवाइस मोर सेंसिटिव होना चाहिए। तो आप कहेंगे मोर द सेंसिटिविटी better will be the accuracy of the device. Better will be, will not say the performance, rather we will say that better will be the accuracy of the device. Here particularly galvanometer, accuracy of the galvanometer. Accuracy of the galvanometer. So these are some parameters and some expressions you have to remember. That amount of deflection is given by NAB upon K into I, यहाँ n number of turns है, A area है of the coils है, B magnetic field induction है, K torsional constant है, and I amount of current pass through the coils है, and sensitivity of the device NAB upon K. So basically आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है? हमने कहा है करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जिस रेंज में अमाउंट ऑफ करंट ये मेजर करता है उस रेंज में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मेजर करने में नहीं होता है, लेकिन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स,
और वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में करंट डिटेक्ट करने के लिए, जैसे आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमने गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया था, कैसे वो करंट डिटेक्ट करते थे और जहां पे जीरो हो जाता था वहां पे हम कह रहे थे कि ये बैलेंस स्टेट है एंड रेशियो प्रोपोर्शनेट करके हम लोग अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे। वही मेथड हम लोग वहां पे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते थे। आपको आप देख लीजिए मीटर ब्रिज में भी एंड केल्विन्स मेथड ऑफ ब्रिज में भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वहां पे मेजर करते थे। आप इसी गैल्वेनोमीटर का आप देख लीजिए कि हम लोग पोटेंशियोमीटर में भी इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं, इक्वल डिफ्लेक्शन देखने के लिए या आप कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन देखने के लिए। सो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल डिटेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज के लिए ज्यादा किया जाता है। और इसी को अगर हाई रेंज में अगर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर एंड अमीटर बना लेते हैं। इसी को कुछ नहीं, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, सम वोल्ट मीटर बन जाता है, अमीटर बन जाता है। शंटेड गैल्वेनोमीटर इज नोन एज अमीटर और मल्टीप्लाइड अमीटर गैल्वेनोमीटर इज नोन एज वोल्ट मीटर। और इसकी कंस्ट्रक्शन पैरामीटर में ये देखा कि उसमें बेसिकली क्या रहता है, तो एक आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट रहता है जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, एक कोर रहता है जिसपे कॉइल बाउंडेड रहता है, कॉइल बाउंडेड रहता है जो इसका प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है, जो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है। और जैसे एक इसमें करंट पास होता है, इसका प्रिंसिपल है कि जैसे इसमें करंट पास होता है, दैट करंट पास होता है, इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और इसमें डिफ्लेक्शन आता है। और ये अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन का, ये हम लोगों ने प्रूव की भी किया वर्किंग से, है कि नहीं। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कैलिब्रेटेड स्केल और एक पॉइंटर की मदद से हम लोग मीटर आप दिखा देते हैं, मीटर पे आप जो अमाउंट ऑफ करंट है वो दिखा पाते हैं। एनालॉगस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एनालॉग गैल्वेनोमीटर से बनाए, एनालॉग डिवाइस ही इस प्रिंसिपल से बनाए जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ से हम लोगों ने कुछ सर्टेन पैरामीटर्स निकाला, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड दैट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इतनी बातें गैल्वेनोमीटर में आपको याद रखना है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बोर्ड में भी ये इस तरीके के डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil of 50 turns and dimensions 5 centimeter into 3 centimeter. Dimensions 5 centimeter into 3 centimeter. The radial magnetic field in which the coil is suspended is something. The torsional constant of the spring is something Newton meter per degree. Obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degree. Deflection of 30 degree. So moving coil galvanometer है ना, has been fitted with a rectangular coil having 50 turns. So number of turns कितने हैं, 50 है, 50 है। डायमेंशंस कितने हैं, डायमेंशंस है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी द एरिया। सो 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 15 इंटू सेंटीमीटर को आप कर दीजिए 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं 15 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, that is we can say that 1.5 into 10⁻3 meter square. Okay, so this is the dimension. The radial magnetic field in which the coil is suspended, radial magnetic field का वैल्यू हमारे पास दिया है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए या टेस्ला कहिए, बात बराबर। द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, टॉर्सनल कांस्टेंट भी दे दिया है, के दे दिया है 1.5 into 10⁻9 न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री, है ना। Obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degree. So deflection है 30 डिग्री। बच्चों तो चलिए यहाँ से करंट की बातें कर रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट निकाली, तो हम जानते हैं दैट फाई का वैल्यू था आपको NAB/K इंटू आई। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग। तो आई क्या हो जाएगा, K/NAB इंटू K/NAB इंटू फाई। अब देखिए आमतौर पे जो फाई दिया था डिफ्लेक्शन वो रेडियन में होता है, लेकिन ये टॉर्सनल कांस्टेंट पर डिग्री दिया है, इसलिए इसको डिग्री में लेंगे, डिग्री में ही लेंगे। अब थोड़ा कंफ्यूजन है तो यूनिट के साथ सबको पुट कर दीजिए, आपको जो कैंसिल हो जाएगा एम्पियर बच जाएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो आप यहाँ पे के का वैल्यू पुट कीजिए, तो के हो जाएगा आपको 1.5 इंटू 10⁻9 है। हमने यहाँ पे जरा मिसप्रिंट किया है, 19 ले लिया, सो दिस विल बी 9 ओनली,
1.5 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है, अपॉन, जरा बात को समझिएगा, एन कितना है, 50 टर्न्स दिया है, इंटू एरिया कितना, एरिया ऑफ द कॉइल कितना दिया है, तो 1.5 into 10⁻3, सो 1.5 into 10⁻3 मीटर स्क्वायर, है ना, सो इंटू बी कितना दिया है, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये आपको मिल गया 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म हो गया। तो जरा मैं इसको ना अच्छे से लेता हूँ दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे हम यहाँ पे ले लेंगे। आई का वैल्यू हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है के अपॉन एन ए बी, सो के अपॉन एन ए बी इंटू 5। तो यहाँ पे के टॉर्सनल कांस्टेंट है 1.5 इंटू 10⁻⁹ है ना, एंड यहाँ पे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। न्यूटन मीटर अपॉन डिग्री। फिर आपको आएगा एन 50 टर्न्स इंटू ए आया है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर इंटू आया है बी आपका कितना है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड फिर आया है यहाँ पे इंटू 30 डिग्री। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना आ रहा है। तो पहले तो ये देखिए 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर तो आ रहा है 3, है ना, 3 आ रहा है, एंड नीचे आप देखेंगे तो 5 जा कितना आ रहा है 25, है कि नहीं। सो आप अब देख लीजिए, ये ऊपर तो आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁹, नीचे आ रहा है 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो डेसिमल के बाद 0.25 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। आप करेंगे तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली देखिए ना, डिग्री का ही बात था ना, आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी पर रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री कैंसिल हो गया, बाकी सब ऐसा यूनिट नहीं है। तो ये जो एम्पियर यूनिट आ जाएगा, आप कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर 0.25 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है नहीं, 12 भी हो जाएगा ना। आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल के यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 300/25 आ जाएगा, है कि नहीं। सो 12 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁹ और ये ऊपर जाएगा तो +3, तो 10⁻⁶। तो ये जो करंट का वैल्यू आ रहा है 12 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, वी कैन से दैट 12 माइक्रो एम्पियर। ऑलरेडी हम लोग कहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेजर करता है। तो ये जो करंट मेजर कर रहा है वो 12 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा है, नथिंग। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम हम लोगों ने करके जस्ट आपको रिफ्रेशमेंट के लिए दिखाया। तो आज हम लोगों ने देखा गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या करता है ना, एंड गैल्वेनोमीटर का किस कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, उससे रिलेटेड पैरामीटर्स, दैट इज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन और करंट का फार्मूला एंड सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। उसका एप्लीकेशन बेसिकली हमने कहा कि सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है करंट डिटेक्शन के लिए और वोल्टेज डिटेक्शन के लिए, और वोल्टमीटर एमीटर बनाने के लिए डिवाइस किया जाता है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन उसके हैं। और उसके आधार पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया। आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, आगे की बातें आगे देखेंगे। थैंक यू।